स्विट्जरलैंड सुनते ही आपके सामने क्या इमेज बनने लगती है? वहीं सुंदर पहाड़, ब्यूटीफुल सीनरी, बर्फ से ढकी हुई वादियां और एक शांत सा एनवायरनमेंट। लेकिन एक ऐसा भी टाइम था जब स्विट्जरलैंड एक स्ट्रेटेजिक एरिया हुआ करता था जो दोनों वर्ल्ड वॉर का बैटल ग्राउंड था। लेकिन इसके बाद भी स्विट्जरलैंड ने ना तो किसी की साइड ली और ना तो वॉर में कोई भी दिलचस्पी दिखाई। और वर्ल्ड वॉर तो छोड़ो, ये देश पिछले 500 सालों से आज तक किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड इस वक्त दुनिया की बेस्ट कंट्रीज में से एक मानी जाती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड सच में हर कैटेगरी में बेस्ट है। लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया उसके 2 पॉइंट स्ट्रैटेजी से, जो कि है न्यूट्रलिटी और मीडिएशन। और यही स्ट्रैटेजी पिछले कुछ सालों से हमारा देश भारत भी यूज कर रहा है। लेकिन क्या है ये 2 पॉइंट स्ट्रैटेजी? क्यों भारत को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जा रहा है और इससे भारत को क्या फायदा होगा? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए, भारत भी अब धीरे धीरे एशिया का स्विट्जरलैंड बनते जा रहा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो एक बहुत ही यूनिक जियोपॉलिटिकल रीजन में है। वैसे तो भारत एक विशाल देश है जिसकी पॉपुलेशन दुनिया में नंबर 1 है और दुनिया भर में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसलिए वो अपनी पोजीशन और रिसोर्सेज को कुछ इस तरह इस्तेमाल कर रहा है कि उसके अलाइज भी उसका बढ़ चढ़ के साथ दे रहे हैं। दुनिया की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री होने के बावजूद भारत ने कभी भी उसका मिसयूज नहीं किया, और आज तक वो काफी सारी वॉर लड़ चुका है, मगर उसने कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं किया, जिस वजह से वो स्विट्जरलैंड की ही तरह दुनिया भर में अपनी पॉलिसीज की वजह से काफी ज्यादा जाना जा रहा है। ऐसा ही कुछ शुरुआत स्विट्जरलैंड में भी हुई थी, जहां एक समय वो था जब उसे इतनी अहमियत नहीं दी जाती थी। लेकिन उसका वो समय भी आया जब हर देश अब स्विट्जरलैंड के साथ आना चाहता है। स्विट्जरलैंड ने साल 1515 में फ्रेंच एम्पायर के साथ अपना आखिरी वॉर लड़ा था, जहां वो काफी बुरी तरीके से हार गया था। और बस तभी से उसने ये ठान लिया था कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो काफी छोटी कंट्री है। और इसलिए तभी से उन्होंने न्यूट्रलिटी का रास्ता चुना और ये तय किया कि आगे से किसी भी वॉर में वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे। मगर फिर साल 1798 में फ्रेंच एम्परर नेपोलियन बोनापार्टे ने स्विट्जरलैंड को इन्वेड कर लिया और उसे अपनी एक टेरिटरी बना दिया, जिससे स्विट्जरलैंड के इरादों पर पानी सा फिर गया। लेकिन बैटल ऑफ वाटरलू में कुछ यूरोपियन पावर्स, यूके और नीदरलैंड्स ने मिलकर नेपोलियन को हरा दिया और स्विट्जरलैंड को आजाद कर दिया। और इस हार को ऑफिशियलाइज करने के लिए उन्होंने वेना में एक डिक्लेरेशन साइन किया और स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल स्टेट का दर्जा दे दिया। उनके इस डिसीजन लेने के पीछे आइडिया साहब ये था कि उस वक्त के 2 मेजर यूरोपियन पावर्स, फ्रेंच पावर और ऑस्ट्रिया एम्पायर के बीचों बीच कोई बफर जोन रहे, जिससे कि पूरे रीजन में स्टेबिलिटी हमेशा मेंटेन हो। और स्विट्जरलैंड के जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ये परफेक्ट स्पॉट था। और बस यहीं से स्विट्जरलैंड ऑफिशियली दुनिया के सामने एक न्यूट्रल स्टेट बनकर सामने आता है। और स्विट्जरलैंड ने अपने इस न्यू स्टेटस का काफी ज्यादा फायदा भी उठाया और उसने अपनी अलायंसेस फॉर्म करने की यहां से शुरुआत की। इसलिए पिछले कुछ सालों में स्विट्जरलैंड अकेले 20 कंट्रीज के बीच टोटल 13 नेगोशिएशंस करवा चुका है। और ये भी पूरे ग्लोब की कंट्रीज को मिलाकर, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरोप में उसने अपना परचम फैलाया हो। अगर हम सिर्फ यूरोप में ही देखें तो 1985 में कोल्ड वॉर के दौरान आर्क राइवल्स यूएस और यूएसएसआर के लीडर्स की मीटिंग करवाई गई स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और इसी तरह तुर्की और आर्मेनिया को देखें तो उसमें 100 सालों से चले आ रहे कॉन्फ्लिक्ट्स और राइवलरी को ईज करने के लिए एक मीडिएटर का रोल प्ले करके 2009 में ज्यूरिक प्रोटोकॉल साइन करवाया, जिससे उनके बीच के नॉन एग्जिस्टिंग डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हुए। और कुछ इस तरह ही स्विट्जरलैंड ने एशियन कॉन्टिनेंट में भी मीडिएशन का ही रोल प्ले करके साल 1954 के जिनेवा कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल सुपर पावर्स के बीच एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, जहां पर वियतनाम के यूनिफिकेशन के नेगोशिएशन हुए। भारत ने साल 1947 में अपनी आजादी पाई थी और तब से लेकर आज तक इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भारत अपने नेबरिंग कंट्रीज से किसी न किसी स्ट्रगल में परेशान रहता ही है। कभी चाइना का कोई लफड़ा हो जाता है तो कभी पाकिस्तान से कोई दिक्कत आ जाती है, और अभी लेटेस्ट बांग्लादेश में शेख हसीना के रेजिम के खत्म होने से वहां अब भारत को एज अ एनिमी देखा जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ये दुनिया बहुत बड़ी है साहब, और हम सभी को पता है कि 2-3 डिकेड्स पहले भारत को कैसे देखा जाता था। हम तब भी ग्लोबल पॉपुलेशन के एक बहुत बड़े हिस्से को होल्ड करते थे, मगर फिर भी हमें एज अ कंट्री वो रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जिसे हम डिजर्व करते थे। मगर आज ये सब बदल चुका है और बीते कुछ सालों में बहुत ही तेजी से भारत ने ग्लोबल लेवल में कई सारे बदलाव देखे हैं। हमारे डिप्लोमेट्स और हमारे खुद के कुछ मिनिस्टर्स ने दुनिया के
अलग अलग देशों में जाकर भारत को रीब्रांड करने की ओर कदम बढ़ाए हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश की है और हमारे देश की छोटी छोटी अचीवमेंट्स जो शायद दूसरे किसी रेजिम में इग्नोर हो जाती थी, उन्हें हाईलाइट करवाना शुरू किया ताकि पूरा ग्लोब इस चीज को नोटिस कर सके कि 1.4 बिलियन लोगों वाले इस देश में भी कितना कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। स्विट्जरलैंड की 2 फैक्टर पॉलिसी की ही तरह भारत ने भी वैसे ही कुछ ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर निभाया है। अगर हम डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत ने दुनिया के कई मेजर देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने की तरफ कई कदम उठाए हैं ताकि न सिर्फ वहां से इन्वेस्टमेंट आ सके बल्कि एक बिलेटरल रिलेशन से बहुत सी अपॉर्चुनिटीज दोनों देशों के नागरिकों के लिए खुल सके। इसके इकोनॉमी के अलावा बहुत से और भी फायदे हुए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ साल पहले जब रशिया यूक्रेन के बीच वॉर शुरू हुआ, तब जहां किसी भी बड़े से बड़े कॉज के लिए दोनों सीज फायर करने को तैयार ही नहीं थे, वहीं भारत के दोनों देशों से कांटेक्ट करने के बाद दोनों ही कंट्रीज इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सीज फायर करने को तैयार हो गई थी। ये इतनी बड़ी बात इसलिए भी बनी क्योंकि इंडिया के अलावा पाकिस्तान और टर्की तक के स्टूडेंट्स भी इंडियन फ्लैग वाली बस में इवैक्यूएट होके आ रहे थे। The Indian national tricolor came to the rescue of not only the stranded Indians but also those hailing from Pakistan and Turkey. क्योंकि जिंदा बचने का उनके पास इंडिया ही सहारा था। और केवल यही नहीं, इन्हीं रिलेशंस की वजह से साहब इंडिया की पासपोर्ट रैंकिंग भी हर साल एक अच्छा खासा जंप दिखा रही है, जिसका मतलब है कि इंडियंस को अब पहले के मुकाबले हर साल और ज्यादा देशों में इजी एक्सेस मिलता जा रहा है। ऐसे ही और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जहां पे इस तरह के बेहतर रिलेशंस आपको एडवांटेज देते हैं और लॉन्ग टर्म में इनका जितना फायदा है उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इसके अलावा भारत अपने ट्रेड बैलेंस माइंडसेट और अपने न्यू इनिशिएटिव के लिए भी ग्लोबली जाना जा रहा है। इसमें शामिल है मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, लोकल टू ग्लोबल और ऐसी बहुत सी स्कीम्स जिसके जरिए इंडिया अपने बिजनेस इकोसिस्टम को बूस्ट करना चाह रही है। और इस वजह से आज की डेट में किसी भी तरह का नॉर्मल बिजनेस ओपन करना उतना हेक्टिक नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। भारत में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इजी एक्सेस की वजह से स्टार्टअप्स ओपन करने के लिए मोटिवेट हो सके और इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें स्टैट्स में दिखता भी है। अकेले साल 2022 में ही भारत के अंदर 44,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए और ये खाली मेजर सिटीज से ही नहीं बल्कि भारत के अलग अलग कोनों से ओपन हो रहे थे। ये सभी स्टार्टअप्स भले ही बहुत थोड़ा सा अमाउंट ही क्यों ना कंट्रीब्यूट करे हो, मगर धीरे धीरे जब ये ग्रो करते हैं तो इनके लॉन्ग टर्म रिटर्न्स कब बिलियंस में पहुंच जाते हैं इसकी भनक तक नहीं लगती। वैसे पिछले कुछ डिकेड से इंडिया ने अपने काफी सारे स्ट्रॉन्ग अलाइज बनाए हैं, लेकिन इसके साथ ही सबसे पहले उनके साथ साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखा है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देखें तो यूएसए और कनाडा, इन दोनों देशों के साथ इंडिया के काफी फ्रेंडली रिलेशंस हैं। कनाडा की बात करें तो वो 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का, जिसने साल 2021-22 में इंडिया के 52 प्रोजेक्ट्स में $76 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था। और इन दोनों ही कंट्रीज के रिलेशनशिप यहीं तक नहीं है। आज 400 से ज्यादा कनाडा कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती हैं और वहीं 1000 से ज्यादा इंडियन कंपनीज कनाडा मार्केट में बिजनेस करती हैं। लेकिन फिर भी जब बात नेशनल इंटरेस्ट की हो तो भारत उसको सबसे आगे रखता है। 2018 में जब कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ऑफिशियल विजिट पर इंडिया आए थे, तब उनको रिसीव करने के लिए ना तो पीएम गए, ना होम मिनिस्टर, ना फॉरेन मिनिस्टर, बल्कि उन्हें रिसीव करने के लिए एक जूनियर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भेजा गया था। और इसके पीछे रीजन था ट्रूडो का खालिस्तानी को सपोर्ट, और वो अक्सर उनकी मीटिंग्स में भी देखे गए हैं। इस वजह से इंडिया को एक पावरफुल G7 कंट्री कनाडा के ऊपर भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को रखना पड़ा। फिर अगर बात करें यूएस इंडियन रिलेशंस की, तो ये दोनों कंट्रीज ट्रेड और स्ट्रैटेजिक दोनों तरह के बिलेटरल एग्रीमेंट्स में शामिल हैं, जहां इंडिया और यूएस के बीच लगभग $157 बिलियन का ट्रेड होता है। वहीं स्ट्रैटेजिक लेवल पर इंडिया और यूएस क्वाड के मेंबर्स हैं और साथ ही मिलिट्री और लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए BECA और LEMOA जैसे एग्रीमेंट्स भी साइन किए हुए हैं। लेकिन जब बात नेशनल इंटरेस्ट की आई है, तब इंडिया ने अपने कंसर्न्स को पहले ही रखा है। 2010 में यूएस और इंडिया के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई थी, जिसने न्यूक्लियर डैमेज नाम के एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था। अगर यूएस भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सेटअप करेंगे और अगर किसी रिएक्टर में कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट होता है तो वहां की कंपनी को इसके लिए लायबल माना जाएगा और उनसे 1500 करोड़ का कंपेंसेशन मैंडेटरी भी लेके रहेगी। अगर बात करें यूरोप की, तो ईयू ने एग्री किया था कि जियोपॉलिटिकली इंडिया वर्ल्ड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर है। ईयू भारत का एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी बना हुआ है। वहीं यूरोप के एक मेजर देश इटली की अगर बात करें
तो इसके साथ इंडिया के रिलेशंस सेंचुरी से ही बहुत अच्छे रहे। आज इटली इंडिया का EU में 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। मगर नेशनल इंटरेस्ट की बात आने पर इंडिया ने अपने वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्रेंड को भी अपोज किया है। बात है 2012 की, जब अगुस्टा वेस्टलैंड नाम की एक इटालियन कंपनी इंडिया को VVIP हेलीकॉप्टर बेच रही थी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन्होंने 3546 करोड़ की ये डील सक्सेसफुल करने के लिए इंडियन ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस को 360 करोड़ रुपए का ब्राइब दिया था। और इसकी खबर लगते ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2013 में इस कंपनी के सारे एसेट्स फ्रीज करवा दिए, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करा दिया गया और ये हेलीकॉप्टर डील भी कैंसिल कर दी। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनके साथ भी इंडिया के काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग टाइज हैं। 2022 में दोनों कंट्रीज के ट्रेड वैल्यू $50 बिलियन को क्रॉस कर चुकी थी। इंडिया अपने 34% कॉल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, जो ऑस्ट्रेलिया देश को हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बनाता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ट्रेड और ज्यादा फ्लोरिश हो, इसके लिए उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन नाम की एक एग्रीमेंट बनाई, जिसके थ्रू दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के प्रोडक्ट्स का ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल रहा था। लेकिन नेशनल इंटरेस्ट की बात आने पर इंडिया ने इस डील को भी सही नहीं समझा। ये डील भले ही 2022 में साइन की हुई हो, लेकिन इसके डिस्कशन 2011 से ही चल रहे थे और 2015 तक चलने के बाद इंडिया ने खुद इस एग्रीमेंट से बैकआउट कर लिया, क्योंकि ये डील इंडिया के कुछ प्रॉफिटेबल कमोडिटीज के लिए ड्यूटी फ्री नहीं थी और हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं हुआ। अब हम खुद के कॉन्टिनेंट एशिया की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने हमेशा ही अपने नेबरहुड पर ज्यादा ध्यान दिया है और 2014 के बाद से इंडिया ने एशियन कंट्रीज को लेकर और भी प्रोएक्टिव रोल प्ले करना शुरू कर दिया है और बचे हुए वेस्ट एशिया में भी इंडिया कंट्रीज के साथ काफी अच्छे रिलेशंस मेंटेन कर रहा है, जैसे कि सऊदी अरेबिया और इजराइल। लेकिन यहाँ भी इंडिया को बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि इजराइल के केस में ले लो। हर कोई जानता है कि इजराइल इंडिया का बेस्ट फ्रेंड कहलाता है और दोनों ही देश नेचुरल अलाइज हैं। लेकिन 2017 में जब जेरूसलेम को इजरायली कैपिटल बनाने का प्रपोज रखा गया, तब इंडिया ने इसके अगेंस्ट वोट किया। जेरूसलेम पर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही क्लेम करते हैं और उस समय एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना था कि इंडिया इस मैटर पर जरूर इजराइल को सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। और तब के यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रीज को धमकी तक दे दी थी कि अगर किसी देश ने इस प्रपोज का विरोध किया तो उनका एड यूएस रोक देगा। इसके बावजूद इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट किया, क्योंकि OIC, जो कि दुनिया भर के इस्लामिक कंट्रीज का एक ग्रुप है जिन्होंने यूएस के इस मूव को अपोज किया था, और इस OIC के 57 कंट्रीज के साथ इंडिया के काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस भी हैं। और अगर इंडिया यूएस और इजराइल के फेवर में वोट करता तो जाहिर सी बात है साहब कि इन 57 कंट्रीज से इंडिया की ट्रेड रिलेशंस खराब हो जाते, जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट था। और इसलिए सिचुएशन में इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखा। इसके अलावा लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तो पहले से ही इंडिया के इन नेशंस के साथ ऑलरेडी काफी अच्छे रिलेशंस हैं और इसको एक्सीलरेट करने के लिए इंडिया दो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स G20 और G7 में लगातार ग्लोबल साउथ के इश्यूज की बात कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया ने तो एक इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन फोरम लॉन्च किया है, जो कि डेडिकेटेड टुवर्ड्स एक्सटेंडिंग कोऑपरेशन ऑफ ओशियनिक कंट्रीज है। और इन सब को देख के आप समझ गए होंगे कि कैसे इंडिया हर कॉन्टिनेंट, आइलैंड्स और पूरे वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित कर रहा है। इसी वजह से भारत को एशिया का स्विट्जरलैंड नाम दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह भारत वर्ल्ड वाइड अपनी न्यूट्रलिटी और मीडिएशन के थ्रू ग्लोबली छा रहा है। आपकी क्या राय है भारत की इस स्ट्रैटेजी को लेके कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।